इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हमारे तमाम श्रोता भाइयों बहनों को प्रतिभा बहन और मोनिका बहन की राम राम। भैया, अभी हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और उत्साह के साथ मनाया। ये दिन हमें उन वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लेकिन आज जब हम स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, तब हमें उन किसानों को भी याद करना जरूरी है जो हमारे देश की सुरक्षा के प्रहरी बनकर हमारे राष्ट्र के निर्माण में लगातार योगदान दे रहे हैं। बिल्कुल, एक नारा भी है ना मोनिका, जिसे हम अक्सर बोलते हैं, जय जवान जय किसान। यानी जवान और किसान हमारे देश के दो मजबूत स्तंभ है। हमारे देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए इन दोनों का योगदान बेहद जरूरी है, जिनके बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा प्रतिभा बहन आपने। जहां जवान सरहद पर देश की रक्षा के लिए हर मौसम और परिस्थिति में मौजूद रहते हैं, वहीं किसान भाई खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, मौसम की हर मार को झेलते हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक है। हाँ मोनिका, यानी जलवायु परिवर्तन, अनियमित बारिश, बढ़ती उत्पादन लागत, बाजार का उतार चढ़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद ये अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं। और आज हमारी थाली में जो कुछ भी हम खाते हैं ना, वो सब इन किसान भाइयों बहनों की मेहनत का ही फल है। बिल्कुल, आज हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है, जिसके पीछे किसानों की मेहनत, वैज्ञानिकों के शोध और सरकार की नीतियों का मिला जुला योगदान है। भारत सरकार ने किसानों को समर्थन देने और देश में स्थायी कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई कृषि योजनाएं भी शुरू की हुई है। बिल्कुल, साथ ही बिजली पर निर्भरता कम करने के लिए किसान भाइयों के लिए अक्षय ऊर्जा जैसे विकल्प भी है, जिससे किसान सिंचाई के लिए डीजल और बिजली पर आत्मनिर्भरता छोड़कर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपों और कृषि भूमि पर सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। बिल्कुल, किसान भाइयों, आपको बता दें कि आज है अक्षय ऊर्जा दिवस। तो आज की हमारी जो बात हम करेंगे, अक्षय ऊर्जा खेती का भविष्य, इस विषय पर होगी। साथ ही चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड विषय को लेकर और आज मेहमान क्रम भी होंगे। तो प्रतिभा बहन, हमारे किसान भाइयों को बता दें कि एक नहीं बल्कि दो मेहमान हमारे साथ आज होंगे। तो हम बता दे रहे हैं कि भाई मेहमान क्रम में अक्षय ऊर्जा विषय पर बलवीर चंद्रवंशी जी हमें विस्तार से जानकारी देंगे। इनसे बातचीत करेंगे पीयूष जैन। साथ ही ग्राम पिंडरई कला, जिला छिंदवाड़ा से युवा प्रगतिशील कृषक मोहित पटेल गन्ने की खेती पर जानकारी देने वाले हैं। बिल्कुल, और प्रतिभा बहन, आज है गुरुवार, यानी हमारा लोक रंजनी क्रम है ना, जिसमें हम हमारे किसान भाइयों को सुनवाएंगे उनकी पसंद के लोकगीत। तो भी सुनना ना भूलें लोक रंजनी क्रम और हमारा कार्यक्रम। किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं अक्षय ऊर्जा खेती का भविष्य, इस विषय पर। ये एक ऐसा विषय है जो आने वाले समय में खेती की तस्वीर बदल सकता है। बिल्कुल ठीक कहा मोनिका, खेती में पानी, बिजली और डीजल की जरूरत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों बहनों को यदि ऊर्जा का ऐसा स्रोत मिल जाए जो पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए और खेती की लागत को भी कम कर दे, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कहा प्रतिभा बहन, और ऊर्जा का वो स्रोत है अक्षय ऊर्जा। जी हाँ किसान भाइयों, ऐसी ऊर्जा जो प्रकृति से लगातार मिलती रहती है, जैसे सूरज की रोशनी, हवा, पानी और जैविक पदार्थों से मिलने वाली ऊर्जा। इन सब में खेती किसानी के लिए सबसे उपयोगी विकल्पों में से एक है सौर ऊर्जा।
हमारे किसान भाई खेत में सोलर पंप लगाकर सूर्य की रोशनी से पानी खींच सकते हैं और सिंचाई भी कर सकते हैं। सोचिए तो प्रतिभा बहन, जिस किसान भाई को सिंचाई के लिए बार बार बिजली का इंतजार करना पड़े या डीजल पर खर्च करना पड़े, अगर वही किसान सौर ऊर्जा से अपने खेत की सिंचाई कर सके तो उसकी खेती की लागत पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सौर पंप का एक बड़ा फायदा ये भी है मोनिका कि जहाँ बिजली की उपलब्धता सीमित है ना, वहाँ धूप के समय सिंचाई का एक अच्छा विकल्प मिल जाता है। हालांकि किसानों को अपनी जरूरत, पानी की उपलब्धता और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सही क्षमता का सिस्टम चुनना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, अक्षय ऊर्जा का मतलब केवल सोलर पंप ही नहीं बल्कि खेती में सोलर ड्रायर की मदद से फल, सब्जियों और अन्य कृषि उत्पादों को सुखाकर लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं और इससे आगे चलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इससे फसल कटने के बाद होने वाले नुकसान को भी कम करने और किसानों को अपने उत्पाद का बेहतर मूल्य पाने में मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा खेतों और कृषि कार्यों में ऊर्जा की जरूरत के अनुसार सोलर लाइटिंग और दूसरे सौर उपकरणों का उपयोग भी किया जा सकता है। बिल्कुल प्रतिभा बहन, ऊर्जा का एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वो है बायोगैस। पशुपालन करने वाले किसान गोबर और जैविक कचरे से बायोगैस तैयार कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इससे भोजन पकाने के लिए ईंधन तो मिलता ही है, साथ ही बचा हुआ जैविक पदार्थ खेत में खाद के रूप में बहुउपयोगी होता है। बिल्कुल, एक तरफ कचरे का बेहतर उपयोग, दूसरी तरफ ऊर्जा और साथ में जैविक खाद, ये व्यवस्था किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। बिल्कुल साबित हो सकती है। प्रतिभा बहन, यहाँ एक बात याद रखने वाली ये है कि अक्षय ऊर्जा अपनाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे किसान भाई तुरंत ही सारे उपकरण खरीद लें। मतलब भाई पहले अपनी जरूरत समझ लें, है ना, अपनी उपयोगिता देख लें, उसके बाद ही आप उपकरण तय करें। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है। किसान भाई ये देख लें कि उनके खेत का आकार कितना है, सिंचाई की जरूरत कितनी है, पानी का स्रोत क्या है, बिजली की उपलब्धता कैसी है और कौन सी तकनीक उनके लिए आर्थिक रूप से सही होगी। उसके बाद ही वो अपने उपकरण का चुनाव करें। साथ ही सरकार और संबंधित विभागों की योजनाओं और अनुदान की जानकारी भी हमारे किसान भाई ले लें, है ना। किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी वर्तमान पात्रता, नियम और आवेदन प्रक्रिया जान लेना जरूरी है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमारे किसान भाइयों बहनों को सोचना चाहिए। भविष्य में सोलर पैनल, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था, सेंसर और तकनीकों की जरूरत हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को होगी। मतलब किसान सिर्फ फसल पैदा करने वाला नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादक भी बन सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, प्रकृति ने हमें कई साधन उपलब्ध कराए हैं। जरूरत है उन्हें समझने और जिम्मेदारी से अपनाने की। कम लागत, ऊर्जा सक्षम, पर्यावरण के अनुकूल खेती ही होगी हम सबका भविष्य। यही थी हमारी आज की बात अक्षय ऊर्जा खेती का भविष्य पर। और मोनिका, इसी विषय से संबंधित हमारे बीच मेहमान भी है, बलवीर चंद्रवंशी जी, जो अक्षय ऊर्जा पर जानकारी दे रहे हैं और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीयूष जैन। श्रोताओं, अक्षय ऊर्जा दिवस के उपलक्ष्य में आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं बलवीर चंद्रवंशी जी, कुंडाली खुर्द से, और जो कि हमें जानकारी देंगे अक्षय ऊर्जा पर। स्वागत करते हैं आपका बलवीर जी। नमस्कार श्रोताओं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर अक्षय ऊर्जा क्या है। अक्षय ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा होता है और यह कभी खत्म ना होने वाली ऊर्जा होती है। और अक्षय ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? अक्षय ऊर्जा 5 प्रकार की होती है। जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। इन ऊर्जाओं के माध्यम से हमें प्राकृतिक रूप से ये ऊर्जाएं हमें प्राप्त होती है। और आखिर किसान भाई अक्षय ऊर्जा का किस प्रकार से उपयोग खेती में भी कर सकते हैं? एक सौर ऊर्जा मैंने कहा था, सूर्य की धूप से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है जो सोलर पैनल के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ। और मैंने कहा था जल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो बहती हुई नदियों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है। इसमें एक पवन ऊर्जा है जो तेज हवाओं से बिजली बनाती है, जो पवन ऊर्जा होती है। ठीक इसी प्रकार एक भूतापीय ऊर्जा है जो धरती की गर्मी से बनने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा होती है। और एक बायोमास ऊर्जा मैंने कहा था, बायोमास ऊर्जा जो पेड़ पौधे और कचरों से बनने वाली ऊर्जा है। तो अभी आपने ये इसके प्रकार के बारे में बताया कि अक्षय ऊर्जा इतने प्रकार की होती है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी कोई सहायता प्राप्त होती है? सरकार की तरफ से इसमें सौर ऊर्जा में 90% सहायता प्राप्त होती है, जो किसान सिर्फ 10% बैन करता है और मोटर पंप में उसका फायदा सौर ऊर्जा के रूप में ले सकता है, और जिससे किसानों को बहुत अच्छी
आय भी होगी और बिजली नहीं रहने पर बिजली की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जहाँ पे एक निम्न वर्ग के किसान हैं, बिजली की पहुँच नहीं है, उस जगह पे सोलर ऊर्जा का प्रयोग करके और किसान सरकार की सहायता लेकर जो सब्सिडी का फायदा है उसको लेकर किसान अपने प्राकृतिक तरीके से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। और हम आप ये भी जानना चाहेंगे कि अक्षय ऊर्जा से कुछ प्रदूषण होता है क्या? देखिए, सबसे शुरू में मैंने कहा अक्षय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, तो कभी किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक को नुकसान नहीं होता है। और रही बात प्रदूषण की, तो प्रदूषण बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, या माना जाए कि प्रदूषण होता ही नहीं प्राकृतिक स्रोत। ये अक्षय ऊर्जा एक बहुत अच्छी प्राकृतिक स्रोत का साधन है, जिस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से इस ऊर्जा का फायदा ले रहे हैं। इसमें बहुत सारी ऊर्जा है, जैसे सोलर ऊर्जा, जो आप आजकल घरों में सब्सिडी के रूप में भी सरकार की सहायता से सोलर का बहुत फायदा हो रहा है। पवन ऊर्जा से भी बहुत सारी बिजली बन रही है, जिससे लोगों को बहुत अच्छे फायदा मिल रहा है। बायोमास ऊर्जा मैंने कहा, जो पेड़ पौधों और कचरों से बनती है, और उसका भी फायदा किसान के रूप में ले सकते। तो बलवीर जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे सभी श्रोताओं को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका, लोकरंजनी क्रम के अंतर्गत चलिए सबसे पहले हम ये उठा रहे हैं एक पत्र। हमारे लिखने वाले श्रोता हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। तो चलिए इनकी पसंद पर हम इन्हें सुनवा रहे हैं ये एक लोकगीत। डम डम डमरू, डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। बैल्या पर वो बैठा सजीन, बैल्या पर वो बैठा सजीन, गौरा माई साथ रे। डम डम डमरू आज रे, शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। निराणो भोला को, हौस घणो रे भंग गोला को। जटाधारी छे अपुरम पारी, जटाधारी छे अपुरम पारी, सबक दयासी देख रे। डम डम डमरू आज रे, शिव शंकर जी नाच रे। डम डम डमरू आज रे, भाई शिव शंकर जी नाच रे। और चलिए अब हम चर्चा करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड योजना विषय पर। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारत सरकार की एक ऋण योजना है, जिसे नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अगस्त 1998 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा हमारे देश के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए शुरू किया गया था। बिल्कुल किसान भाइयों, इस KCC के जरिए आप फसल की खेती, फसल कटाई के बाद के खर्चे, पशुपालन और मछली पालन जैसे कामों के लिए किफायती और समय पर बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसमें लगभग 7% की आधार ब्याज दर होती है। और भैया, अगर समय पर आपने अपनी किश्तों का भुगतान कर दिया तो ये ब्याज दर घटकर 4% भी हो सकती है। अरे वाह, ये तो फायदे की बात है। एक फायदे की बात और कि कम समय के लिए फसल ऋण की सीमा 5 लाख रुपए तक है, जिसमें बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपए तक की सीमा उपलब्ध है। साथ ही आपको बता दें कि KCC 5 वर्षों के लिए वैध है और इसमें लचीले नवीनीकरण और निकासी के विकल्प भी उपलब्ध है। बिल्कुल भैया, इसमें मृत्यु या विकलांगता के लिए 50,000 तक और दूसरे जोखिमों के लिए लगभग 25,000 रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी शामिल है। अच्छा प्रतिभा बहन, किसानों को ये बताना भी जरूरी है कि किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरें एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकती हैं। हाँ मोनिका, हालांकि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बैंक समय से
EMI का भुगतान करने वाले ग्राहकों को ब्याज दरों में छूट भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही इस योजना पर लगने वाली फीस और चार्जेस भी एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब हमारे किसान भाइयों को हम बताते हैं कि KCC के लिए आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सभी किसान भाइयों ये अकेले या फिर ज्यादा लोगों के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं, खेती से संबंधित काम कर रहे हैं। इसके अलावा वे सभी किसान भाई जो सभी किराएदार किसान हैं या पट्टेदार खेती करते हैं, है ना, कृषि भूमि में बटाईदार हैं, साथ ही डेयरी किसान हैं, तो ऐसे सभी किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सकता ये है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसे किसान भाई जो बैंक के क्षेत्र के आसपास के निवासी हैं और आयु सीमा आमतौर पर 18 से 75 वर्ष के बीच है। इसके अलावा अकेले या लोगों के साथ मिलकर पोल्ट्री फार्म चलाने वाले किसान भी इसका लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही किसान 5,000 रुपए और उससे ज्यादा के उत्पाद लोन के लिए योग्य होना चाहिए, तभी वो किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार हो सकता है। अब आप ये जान लीजिए कि KCC के लिए आवेदन करते समय आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। बिल्कुल प्रतिभा बहन, वही जरूरी दस्तावेज है जैसे पैन कार्ड है, वोटर ID है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, पासपोर्ट जैसे पहचान प्रमाण, आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो, आधार कार्ड वगैरह, और बस थोड़े बहुत ही कागज, है ना, कोई भी प्रमाण जो बैंक आपसे मांगे। हाँ बिल्कुल ठीक। और भारतीय मूल निवासी प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड और विधिवत तरीके से भरे हुए और हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फॉर्म। पर यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि दस्तावेज और अन्य औपचारिकताएं बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बिल्कुल। किसान भाई अगर KCC के लिए योग्य हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो आप या तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी बैंक शाखा या नाबार्ड कार्यालय जाकर आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और किसान क्रेडिट के लिए हिंदी में आवेदन फॉर्म उन किसान भाइयों के लिए भी उपलब्ध है जो अंग्रेजी में नहीं समझ सकते। मतलब आप फॉर्म हिंदी में भी भर सकते हैं या अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। और जरूरत पड़ने पर बैंक अधिकारी आवेदन फॉर्म भरने में आपकी सहायता भी करेंगे। इसके बाद ऋण अधिकारी जरूरी जानकारी आपसे साझा करेंगे और आवेदन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। भैया KCC और सामान्य क्रेडिट कार्ड कुछ अंतरों के साथ लगभग समान तरीके से काम करता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आपको किसान क्रेडिट कार्ड एक पूर्व निर्धारित क्रेडिट सीमा के साथ मिलेगा जिसका उपयोग आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो भैया अभी चर्चा की हमने किसान क्रेडिट कार्ड विषय पर। उम्मीद है कि आप KCC का लाभ जरूर लेंगे। यहीं पर विराम देते हैं हमारी आज की चर्चा को। मोनिका बहन, आज के मेहमान क्रम में हमारे बीच हैं ग्राम पिंडरी कला, जिला छिंदवाड़ा से मोहित पटेल जी, जो जानकारी दे रहे हैं गन्ने की खेती पर। श्रोताओं, यदि हमारे भीतर कार्य करने का जज्बा और उमंग हो, सफलता निश्चित ही प्राप्ति है। और ऐसे ही एक सफल और मेहनती युवा किसान श्री मोहित पटेल जी आज हमारे साथ हैं ग्राम पिंडरी कला, जिला छिंदवाड़ा से। भैया, कार्यक्रम किसान वाणी में आपका स्वागत है। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। सभी किसान भाइयों को भी मेरा राम राम। भैया, कितने समय से आप खेती किसानी के कार्य से जुड़े हैं? 10 से 15 वर्ष हो गए। मतलब एक अच्छा खासा अनुभव आपके पास है ना भैया। और इन दिनों कौन कौन सी फसलें लगी हैं आपके खेत में? हमारे खेतों में मक्का ज्यादा लगी है, कुछ सोयाबीन भी बोए हैं और गन्ना की फसल तो है, तो और भी बोते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल भैया, जैसा कि आपको पता है कि हमारी आज की जो चर्चा है वो गन्ने की खेती पर ही हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि गन्ना बुआई का सही समय कौन सा होता है? गन्ना बुआई का सही समय नवंबर दिसंबर से फरवरी माह तक होता है। भैया, गन्ना बुआई के कौन कौन से तरीके होते हैं और आप किन तरीकों का उपयोग करते हैं? देखिए, गन्ने सभी किसान भाइयों के गन्ने बुआई के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे गन्ने को पेरी खुदाई करता है, कोई गन्ने को पेरी बिछा के ऊपर से माटी दबा के उसको स्प्रे करता है। बाकी हम तो ऐसा है कि गन्ने को पेरी बिछा के ऊपर से माटी दबा के फिर फौरा से स्प्रे करते हैं। और भैया, क्या खेत की कोई खासी तैयारी करनी पड़ती है? गहरी जुताई विशेष मायने रखती है। गहरी जुताई करके उसको अच्छी जमीन सुखा के फिर बढ़िया बखरानी बोनी, मतलब पूरा बारीक मट्टी करके उसको फिर घाड़ निकालते हैं। भैया, फसल के बेहतर उत्पादन के लिए किस्मों का चयन एक अहम भूमिका निभाता है, तो हमें बताइए कि बेहतर उत्पादन के लिए कौन सी किस्मों का चुनाव आप करते हैं? देखिए, उत्पादन के लिए अभी फिलहाल 2-3 वैरायटियाँ अच्छी चल रही हैं। जैसे उत्पादन के लिए बोलना चाहिए 8005 टिश्यू कल्चर गोल्ड वैरायटी, या 265 गन्ना,
यही गन्ना अभी अच्छा उत्पादन दे रहा है। भैया गन्ने की जो फसल है वो कौन सी मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है? दीदी गन्ने की फसल तो लगभग सभी मिट्टियों में हो जाती है। दोमट, चिकनी मिट्टी और काली मिट्टी बोलना चाहिए, इनमें ज्यादा उत्पादन आता है गन्ने का। तो काली मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा, और प्रति एकड़ अनुमानित कितने गन्ने की जरूरत पड़ती है? 20 से 25 कुंटल गन्ना पर एकड़ के एवरेज में बोना लगभग लगना चाहिए। और भैया हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इस वर्ष कितने एकड़ में गन्ना लगाया? लगभग 5 एकड़ में गन्ना लगाया हूँ। बढ़िया, मतलब आप एक बेहतर उत्पादन इस फसल से प्राप्त करते हैं। भैया खाद और उर्वरक का उपयोग आप कब कब और कितनी बार करते हैं? 2 या 3 बार करते हैं गन्ने में। एक तो बुआई के समय में कर लेते हैं, जो DAP, सुपर और पोटाश जो मार्केट में रहती है वो समय में। उसके बाद फसल 1.5-2 महीने की हो जाती है जब एक बार डाल देते हैं गम। और फिर फसल लास्ट में बारिश स्टार्टिंग में एक आध बार यूरिया जो भी अपना रहा, यूरिया पोटाश मिला के, ऐसे 3 बार करते हैं। बिल्कुल। और भैया देखिए बरसाती फसल में तो वैसे सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि गन्ना एक लंबी फसल है, तो ऐसे में सिंचाई की क्या व्यवस्था है और किन तरीकों का आप उपयोग करते हैं? पहले तो स्टार्टिंग बोनी के समय महीने 1.5 महीने उसके रेल के बोआते जमीन में बगाते हैं पानी। उसके बाद फिर ड्रिप सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है पानी के लिए। भैया बुआई करने के कितने दिनों बाद गन्ने में अंकुरण दिखाई देने लगता है? ठंड के समय में थोड़ा सा लंबा समय लेता है गन्ना निकलने में। एक औसत एवरेज अपन मान के चले तो लगभग 1 सवा महीने के आसपास 30 से 35 दिन, 40 दिन के बीच में गन्ने दिखने लगता है। और भैया जैसे फसल चाहे कोई भी हो, पर खरपतवार की समस्या एक आम समस्या देखी जाती है, तो खरपतवार निपटारण के लिए आप क्या करते हैं? मार्केट में आजकल बहुत सी हर तरह की दवाइयाँ आ गई है, जैसे अपनी गन्ने की दवा देख लो, सब चीजें उसकी टोटल मतलब जो भी आप चारा हो जैसा भी हो, तो गन्ने के हिसाब से दवाई बन चुकी है, तो वो दवाई के स्प्रे से कंट्रोल हो जाता है पूरा गन्ने का काम। और भैया क्या कोई कीट पतंगों का प्रकोप भी इस फसल में देखा जाता है, और यदि देखा जाता है तो उसके नियंत्रण के लिए आप क्या करते हैं? कीट पतंगों का प्रकोप तो होता है, कुछ गन्ने निकलने के बाद भी होता है। थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ता है, दवाई समय समय पे कीटनाशक उपयोग करना पड़ता है। 1-2 महीने उगने के बाद 2-3 बार स्प्रे कर देते हैं उसको। 2-3-4 महीने की फसल होती तक तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती वैसे। बिल्कुल, मतलब समय समय पर आप कीट प्रबंधन करते रहते हैं। भैया सबसे खास बात हमें ये बताइए कि गन्ना को बुआई से पूर्व उपचारित करने की जरूरत पड़ती है क्या? कोई खासा ध्यान देना पड़ता है? जी हाँ, गन्ने को तो विशेष ऐसा कुछ उपचारित नहीं करना पड़ता, पर ऐसा है गन्ने को देखना पड़ता है कि कोई गन्ना लाल होता है, कोई फंगस रहती है उस पे, कोई उसकी आँखियाँ खराब तो नहीं है, कोई गन्ना मतलब जे कि आँखियाँ जो खराब हो जाए तो वो गन्ना बोने में अपना क्या गन्ना खेत बिगड़ जाता है, पतला हो जाता है। आँखियाँ अच्छी रहेगी, पौधा अच्छा रहेगा, स्वस्थ गन्ना अपन लगाएंगे तो बढ़िया उत्पादन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और भैया फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है? फसल का एक एवरेज 1 वर्ष के आसपास रहता है दीदी, तो अच्छा उत्पादन आता है उससे। बिल्कुल। हमारे कई किसान भाई गुड़ का घाना भी चलाते हैं, तो आप गन्ना बेचते हैं या फिर आप भी गुड़ का निर्माण करते हैं? गन्ना एक तो शुगर मिल भी रहती है, गन्ना वहाँ भी चला जाता है, और दूसरी चीज गुड़ भट्टी जो रहती है उस पे भी बन जाता है। जो किसान भाई जैसा साधन हो गन्ना वो वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब हमें ये बताइए कि प्रति एकड़ अनुमानित कितना उत्पादन आप प्राप्त कर लेते हैं? 500 से 600 भी हो जाता है, पर थोड़ा सा पानी कम ज्यादा होने की वजह से 400-450 500 कुंटल निकल जाता है पर एकड़ पे। मतलब हम कह सकते हैं कि गन्ना एक लाभदायक फसल है। जी, मुनाफा वाली फसल है। असल में गन्ना एक ऐसी है कि दीदी की जो मान लो एक बार बो दिए 3-4 साल उसको देखना नहीं, थोड़ा बहुत कम 19-20 जैसा भी हो, पर गन्ना पक्की फसल होती है किसानों के लिए। किसानों के लिए बोलना चाहिए वरदान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी भैया। और अंत में आप हमारे किसान भाइयों को कोई सलाह देना चाहेंगे? मैं तो सभी किसान भाई से यही कहूंगा कि गन्ना ज्यादा नहीं तो अपना खेत में थोड़ी थोड़ी मान लो 4 कोने में 1 कोने में गन्ना रहना चाहिए कम से कम, जिससे मुनाफा बिल्कुल तय है ना भैया? आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इतनी उम्दा जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा बहन लीजिए, लोक रंजनी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और उठाते हैं ये दूसरा पत्र। लिखा है पिपरिया रोड, न्यूटन वार्ड नंबर 1, तहसील परासिया से। लिखने वाले हैं हरिराम साहू, कामिनी साहू, मास्टर प्रिंस, मास्टर यूवी साहू, मास्टर वेदांश, कुमारी वेदेही साहू, अर्चना, मंशाराम, मालती उनाती, साथ ही न्यूटन पुलिस चौकी के पास से भवानी साहू और पप्पू साहू। तो चलिए देर किस बात की, सुनते हैं इनकी पसंद का ये लोकगीत। दुनिया की सैर तुम कराइयो,
आइए किसान भाइयों, अब जान लेते हैं आज का मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री रहने की संभावना है। और इसी तरह हमारे पास आज मंडी भाव भी है, तो आपको बता रहे हैं मंडी भाव। गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 2525, उच्चतम 3099, मक्का का 2182 न्यूनतम और उच्चतम 2492, सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 5000 और उच्चतम 6500, चना का न्यूनतम भाव 5660 और उच्चतम 6100। इसी तरह तुअर का न्यूनतम भाव रहा 6475 और उच्चतम 7281, मूंग का न्यूनतम और उच्चतम भाव रहे 6903। मोनिका, और अब समय हो गया है हमारे सभी श्रोताओं से विदा लेने का। तो मैं प्रतिभा बहन और मैं मोनिका बहन कहते हैं राम राम राम, राम, जय जवान जय किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।